डियर स्टूडेंट्स, अपना लास्ट टॉपिक 16वें वर्ग के अंदर सिर्फ ओजोन रहता है। उसके बाद में जो सल्फर के यौगिक हैं, सल्फर के ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्सी अम्ल है, ये सभी अपने को नहीं पढ़ना है। अपने जो सिलेबस आया है उसके अंदर सल्फर के सभी कंपाउंड, सभी अम्ल क्या कर दिए गए, हटा दिए गए। तो 16वें वर्ग में अपने को सिर्फ ओजोन तक ही पढ़ना है। तो अब अपना लास्ट टॉपिक रहता है 16वें वर्ग के अंदर ओजोन को अपने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो ओजोन है क्या? अपनों ने ऑक्सीजन देखा है। ऑक्सीजन जो अणु होता है उसके अंदर ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन क्या हो जाएगा? 3 परमाणुओं से मिलकर बना होगा। ओजोन ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना होगा, जिसे O3 अपने कह देते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के अपरूप होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपरूप होते हैं। ऑक्सीजन तो अपने को पता है कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहती है। अपने जो जीवन है, जीवन यापन के लिए जो श्वसन की क्रिया प्रक्रिया होती है, उसमें ऑक्सीजन ही क्या होती है? महत्वपूर्ण कारक होती है। अब ओजोन की बात करते हैं तो ओजोन कहाँ पर पाई जाती है? तो अपने ये पृथ्वी मंडल है, मान लो इस पृथ्वी मंडल के लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर क्या होती है? एक परत पाई जाती है एनवायरनमेंट के अंदर, जो किससे मिलकर बनी होती है? ओजोन से मिलकर बनी होती है। ओजोन से मिलकर बनी होती है। यानी कहने का मतलब जो ओजोन परत है वो पृथ्वी के लगभग 120 किलोमीटर दूर ऊंचाई पर मिलती है। मिलती कैसे है? तो अपने को पता है कि एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगी? सूर्य से जो हानिकारक पैरामैग्नेटिक किरणें आएंगी, उन पैरामैग्नेटिक किरणों को क्या करेगी? अवशोषित करेगी। पैरामैग्नेटिक किरणों को क्या करेगी? अवशोषित करेगी और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगी। अपने कह सकते हैं किसका निर्माण कर लेगी? ओजोन का निर्माण कर लेगी। मतलब ओजोन जो बनती है वो ऑक्सीजन से बनती है। और बनती कैसे है? तो लगभग 120 किलोमीटर दूर अपने पृथ्वी के स्थल से लेकर 120 किलोमीटर दूर जहां पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वायुमंडल में, उस ऑक्सीजन द्वारा क्या कर लिया जाता है? सूर्य की जो पैरामैग्नेटिक किरण है उसको अवशोषित कर लिया जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो फिर ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रकार से क्या होता जाता है कि पृथ्वी की लगभग 120 किलोमीटर दूर ओजोन की परतें बन जाती है। ओजोन की क्या बन जाती है? परतें बन जाती है। और जो क्या करती है फिर? जो सूर्य से हानिकारक पैरामैग्नेटिक किरणें आती है उनको अवशोषित करती है। मतलब एक टाइप से कह सकते हैं कि जो सूर्य की किरणें आ रही है उनको छानने का कार्य करती है। यानी जो हानिकारक किरणें, जिसे अपनों ने अल्ट्रा वेव्स भी बोल देते हैं, यूवी से डिनोट करते हैं इसे, इनको तो क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है और शुद्ध किरणों को क्या कर देती है? जाने देती है। इस प्रकार से जो ओजोन की परत है हमारे जीवन यापन के लिए क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो पैरामैग्नेटिक किरणें आ जाती है तो जिससे अपने को पता है कि बहुत प्रकार की क्या हो जाती है? हानिकारक डिसीज, बीमारियां हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल त्वचा का कैंसर रोग हो जाता है, अपना जो आंखों का मोतियाबिंद नामक रोग है वो भी हो जाता है। और कह सकते हैं कि जो शरीर के अंदर पाचन की क्रिया है, तंत्रिका तंत्र है, उसको भी ये क्या करता है? प्रभावित करता है। पौधों की जो वृद्धि होने की क्रिया है उनको भी ये पैरामैग्नेटिक किरणें क्या करती है? प्रभावित करती है। इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि जो पृथ्वी से लगभग 120 किलोमीटर दूर जो ऑक्सीजन द्वारा पैरामैग्नेटिक किरणों को अवशोषित करके ओजोन का निर्माण किया जाता है, वो ओजोन की परतें क्या करती है? इन हानिकारक विकिरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है और एक सुरक्षित जीवन प्रदान करती है। ओजोन का यही कार्य होता है। और वो भी अपनों ने देखा था कौन से के अंदर? हेलोजन वाले चैप्टर के अंदर देखा था ना कि रोहन क्या कर रही थी? ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही थी। तो ये ओजोन परत वही ओजोन परत है जहां पर अपनों ने डिस्कस किया था। तो ओजोन अपने को पता चल गया कि कार्य क्या है इसका? पैरामैग्नेटिक विकिरणों को रोकने का कार्य करती है। उसके बाद में आता है कि ओजोन अगर पृथ्वी पर बनानी होगी तो कैसे बनाई जाएगी? तो 2 अपने को उपकरण ध्यान में रखने, एक तो ओजोनाइजर
अभी ओजोनाइजर दो टाइप के होते हैं, एक तो सीमेन होता है, दूसरा ब्रोडी होता है। यानी सीमेन ओजोनाइजर बोल देते हैं, ओजोनाइजर, और दूसरा क्या बोल देते हैं अपने, ब्रोडी ओजोनाइजर। इन दोनों ओजोनाइजरों से क्या किया जाता है, ओजोन का निर्माण किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो अपने को सिर्फ सीमेन ओजोनाइजर का चित्र देखना और समझना है कि ये किस प्रकार से ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करता है। तो एक सिंपल सा डायग्राम बना के दिखा देता हूं इसका मैं आपको। इस टाइप से होगा। ये जो सीमेन ओजोनाइजर है वो इस प्रकार से क्या होगा, बना हुआ होगा। यहाँ पर क्या लगी होगी इसके, यहाँ पर लगभग टिन की परत लगी होगी। किसकी परत लगी होगी, तो टिन की परत लगी होगी, जो क्या करेंगे, विद्युत विसर्जन, यहाँ से अपने क्या करेंगे, इससे विद्युत विसर्जन को प्रभावित करेंगे। किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पर एक प्रेरक कुंडली लगा देंगे। ये क्या हो जाएगी, अपनी प्रेरक कुंडली हो जाएगी, जिससे क्या करेंगे, अपने विद्युत विसर्जन इस नलिका के अंदर प्रभावित करेंगे। और ये क्या हो जाएगा अपना, यहां से अपने बोल सकते हैं कि यहां से क्या निकलेगा, ओजोनीकृत ऑक्सीजन निकलेगी, ओजोनीकृत ऑक्सीजन। और ये क्या होगा, प्रवेश द्वार होगा, जहां से अपने क्या करेंगे, ऑक्सीजन को डालेंगे। ऑक्सीजन तो क्या करवाएंगे, प्रवेश करवाएंगे, जिसे अपने क्या बोल देते हैं, प्रवेश द्वार बोल देते हैं, प्रवेश द्वार। ये क्या हो जाएगा, अपना निकासी द्वार हो जाएगा, निकासी द्वार। और ये दोनों यहां पर क्या है, ध्यान रखना, टिन की परत है, टिन की परत है ये, ठीक है, टिन की परत या टिन की पत्तियां बोल सकते हैं। अब होता क्या है, ये क्या अपना सीमेन ओजोनाइजर है। इस सीमेन ओजोनाइजर द्वारा क्या किया जाता है, ओजोन का निर्माण किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो जो यहाँ पर अपने ने ऑक्सीजन यूज की है, वो ऑक्सीजन कौन सी होगी, पहले तो ध्यान रखना, जो ऑक्सीजन अपने ले रहे हैं वो पूर्णतः क्या होगी, ठंडी होगी, पूर्णतः ठंडी होनी चाहिए, शुष्क होनी चाहिए। शुष्क का मतलब उसके अंदर वायु की मात्रा नहीं होनी चाहिए, ये ऑक्सीजन की कंडीशन होगी। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर थोड़ी सी इसके अंदर वायु रह जाएगी तो वो वायु क्या कर लेगी, अपने को पता है कि वायु के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, और वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो किसी न किसी टाइप से आग पकड़ लेगा इस ओजोनाइजर के अंदर। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जो ऑक्सीजन रखी जाती है वो पूर्णतः ठंडी रखी जाती है, शुष्क रखी जाती है, ठीक है। इससे क्या किया जाता है, इस दीवार के अंदर से पूर्णतः शुष्क और ठंडी ऑक्सीजन को डाला जाता है। फिर ये जैसे ही ठंडी ऑक्सीजन यहाँ पर प्रवेश करती है तो अपने क्या कर देते हैं, विद्युत विसर्जन, यानी प्रेरक कुंडली से विद्युत विसर्जन का स्फुटन करवाते हैं। जिससे क्या होती है, ये O2 आपस में कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, लगभग यानी O3 लिख देता हूं। यहाँ पर कितने करने अपने को, 2 6 लेने अपने को, ध्यान रखना। यहाँ पर 6 के अणु निकलेंगे, 4 और तो 6, तो 3 2 यहाँ पर हो जाएंगे और 3 यहाँ पर हो जाएंगे, O2O3 हो जाएगा। अब ये जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ से प्रवेश किया, यहाँ पर क्या होगा, विद्युत का यानी विद्युत स्फुटन होगा, विद्युत स्फुटन होगा, ऑक्सीजन आपस में संयुक्त होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर यहाँ से क्या कर लिया जाएगा, ओजोनीकृत ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे ही अगर ज्यादा प्रेशर लगाना होता है तो यहाँ पर भी जा सकती है। यहाँ से क्या होगा, फिर भी विद्युत विसर्जन होगा, विद्युत विसर्जन होगा, ऑक्सीजन जो यहाँ पर पहुंची है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगी। और किससे हो जाएगा, फिर यहाँ से ये अपने क्या कर लेंगे, इसे निष्कासित कर लेंगे। बस कुछ नहीं है, सिंपल सा डायग्राम है। 2 नलिकाएं बनानी है, एक प्रवेश द्वार बनाना है और एक निकासी द्वार बनाना है। प्रवेश द्वार से ऑक्सीजन को अपने को डालना है, यहाँ पर 2 टिन की परत लगानी है दोनों साइड,
एक तो अंदर वाली साइड हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी, बाहर वाली साइड हो जाएगी। अब जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ से प्रवेश की, ऑक्सीजन का क्या होगा, यहाँ पर अपने क्या कराएंगे, विद्युत विसर्जन कराएंगे। विद्युत विसर्जन करवाएंगे तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को तोड़ेगा और किस में कन्वर्ट करवाएगा, परमाणु के अंदर कन्वर्ट करवाएगा। ये परमाणु आपस में जुड़कर क्या करेंगे, ओजोन का निर्माण करेंगे। जैसे ही ओजोन बन जाएगी, अपने क्या करेंगे, इसे निकासी द्वार से इस ओजोन को बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है ओजोनीगत ऑक्सीजन। ओजोनीगत ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि जो इस प्रक्रिया में जितनी ऑक्सीजन अपने डालते हैं, मान लो अपने क्या कर रहे हैं, 100% ऑक्सीजन डाल रहे हैं, तो 100% ऑक्सीजन का केवल 6 से लेकर 10% तक ही क्या होता है, ओजोन में कन्वर्ट होती है, और बाकी क्या रहती है, शेष 90 या 94% ऑक्सीजन ही रहती है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये वर्ड लिख दिया ओजोनीगत ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कुछ मात्रा, कुछ थोड़ी सी मात्रा किस में कन्वर्ट हुई है, ओजोन में कन्वर्ट हुई है। ये प्रोसेस कंटिन्यू बार बार दोहराते रहते हैं, जिससे क्या होती रहती है कि 6 से लेकर 10% अपने को क्या मिलती रहती है, ओजोन मिलती रहती है। अब अपने को पता है कि टोटल इसके अंदर अपने कह सकते हैं कि 90% ऑक्सीजन है और शेष 10% क्या अपना ओजोन है। यही यहाँ से क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो ऑक्सीजन आ रहा है उसके 6 से लेकर 10% ही ऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ओजोन में कन्वर्ट कर रहा है। तो अपने कह सकते हैं कि इस 10% को निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि ओजोन का अपने को निर्माण करना है, तो ये 10% अपने को निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे अपनों ने N2 और O2 में समझा था। N2 और O2 में अपनों ने क्या किया था, समझा था, वैसे इसमें ध्यान रखना है। जैसे ओजोन का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 161.3 केल्विन होता है, और O2 का अपने को पता है कितना होता है, 90 पॉइंट समथिंग यानी 2 मान लो केल्विन का होता है। मतलब ओजोन होती है वो कितने ताप पर वाष्प अवस्था में कन्वर्ट होती है, 161 केल्विन पर, और जो ऑक्सीजन होती है वो 90 केल्विन पर क्या होती है, वाष्प अवस्था में कन्वर्ट होती है। तो अपने करवाएंगे क्या, इन दोनों का प्रभाज्य आसवन करवाएंगे। इन दोनों का क्या करवाएंगे, अपने प्रभाज्य आसवन करवाएंगे। और प्रभाज्य आसवन की प्रक्रिया से क्या होगा, अपने को पता है, प्रभाज्य आसवन की प्रक्रिया से ऑक्सीजन है वो पहले क्या हो जाएगी, वाष्प अवस्था में आ जाएगी, अलग हो जाएगी, और शेष रह जाएगी वो अपने को क्या मिल जाएगी, ओजोन मिल जाएगी। ओजोनाइजर उपकरण लेना है, उसके अंदर एक प्रवेश द्वार होगा, प्रवेश द्वार के अंदर शुष्क ऑक्सीजन को क्या करना है, अपने को डालना है, फिर विद्युत स्फुटन करवाना है। विद्युत स्फुटन से क्या होगा, कुछ मात्रा जो ऑक्सीजन की अपनों ने डाली है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो निकासी द्वार से मतलब ओजोनीगत ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी, जिसके अंदर 6 से लेकर 10% क्या होगा, ऑक्सीजन ओजोन होगा, और बाकी क्या रहेगी, अपनी ऑक्सीजन रहेगी। इसको अलग करने के लिए प्रभाज्य आसवन की प्रक्रिया करवाएंगे। प्रभाज्य आसवन की प्रक्रिया में क्या होगा, तो अपने कह सकते हैं कि जो ओजोन होती है वो 161 केल्विन पर क्या होती है, वाष्प अवस्था में आती है, जबकि ऑक्सीजन होती है वो 90 केल्विन पर वाष्प अवस्था में आती है। तो पहले ये क्या हो जाएगी, वाष्प अवस्था में आकर एक अपने कह सकते हैं कि ऐसे से 2 बनाएंगे अपने, वाष्प अवस्था में आकर ये तो क्या हो जाएगी, उससे अलग हो जाएगी, और शेष अपनी यहाँ पर क्या रह जाएगी, ओजोन रह जाएगी। इसे क्या कर लेंगे, फिर अपने अलग कर लेंगे। इस प्रक्रिया से क्या किया जाएगा, ओजोन का निर्माण किया जाएगा। ये ओजोन बनाने की क्या है, एक प्रयोगशाला विधि है, ठीक है। 2 ओजोन के उपकरणों के अपनों को नाम ध्यान में रखना है, एक तो सीमेंट ओजोनाइजर है, दूसरा ब्रोडी ओजोनाइजर है, ठीक है। इससे अपने क्या कर सकते हैं, ओजोन का निर्माण कर सकते हैं। अब आता है कि ओजोन का अपनों ने निर्माण कर लिया, अब ओजोन के कुछ गुणधर्म आते हैं, ओजोन के कुछ गुणधर्म आते हैं। जैसे पहला आता है कि लिटमस पत्थर पर ये क्या प्रक्रिया दिखाता है, लिटमस पत्थर पर क्या प्रक्रिया दिखाता है। अपने को पता है कि लिटमस जो पत्थर होता है उस पर अपने क्या करते हैं, किसी न किसी टाइप से अम्ल या क्षार का निर्धारण करते हैं। अगर लिटमस पत्थर पर कोई
नीले को लाल में कन्वर्ट कर देता है, तो अम्ल लाल को नीले में कन्वर्ट कर देता है, तो क्या होता है वो क्षार होता है। लेकिन ये जो ओजोन होती है ये लिटमस पत्थर पर कोई क्रिया नहीं करती है, मतलब आपने कह सकते हैं कि उदासीन प्रकृति की होती है, उदासीन प्रकृति की होती है, न अम्ल होती है और न ही क्षार होती है। पहले आपने कह सकते हैं कि लिटमस पत्थर पर कोई क्रिया नहीं करती है, यानी लिटमस पत्थर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करती, लाल है तो लाल रहेगा, नीला है तो नीला रहेगा। फिर आता है दूसरा अपघटन। अपघटन का मतलब ओजोन अपघटित होकर किसका निर्माण करेगी? सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन से मिलकर बनी है तो ऑक्सीजन का ही निर्माण करेगी। तो अपघटन की जो प्रक्रिया है आपने कह सकते हैं कि ओजोन होती है वो अपघटित होकर किसका निर्माण करती है? ऑक्सीजन का निर्माण करती है। ये जो ओजोन होती है लगभग क्या होती है? बहुत कम स्थायी होती है, यानी अस्थायी रहती है, अस्थायी रहती है। लगभग कितने टेम्परेचर पर कह सकते हैं? लगभग 470 केल्विन टेम्परेचर पर ये क्या हो जाती है? ओजोन में ओजोन है वो ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कुछ उत्प्रेरक भी दे रखे होते हैं आपको, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल देता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बोल देता है, प्लेटिनम बोल देता है। ये सारे उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होती है? ओजोन आसानी से ऑक्सीजन में अपघटित हो जाती है। कितने टेम्परेचर पर कह सकते हैं? तो 470 केल्विन टेम्परेचर पर ओजोन होती है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। तो अपघटन में कहेंगे कि ओजोन ऑक्सीजन में क्या हो जाती है? अपघटित हो जाती है। ये बहुत कम क्या होती है? स्थायी होती है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है या फिर प्लेटिनम है, इनकी प्रेजेंसी में ये क्या हो जाती है? 470 केल्विन टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के अंदर अपघटित हो जाती है। दूसरा इनका गुण होता है अपघटन का। तीसरा अपने कह सकते हैं ये ऑक्सीकारक प्रकृति की होती है, ऑक्सीकारक प्रकृति की होती है। और ऑक्सीकारक जो इसका गुण है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है? तो आपको बताया था अपचायक में अपने को ध्यान रखना है कि कितनी आसानी से अपने को हाइड्रोजन मिल रहा है, और ऑक्सीकारक की प्रकृति में अपने को ध्यान रखना है कि कितनी आसानी से अपने को ऑक्सीजन मिल रहा है। और अपने को ये पता है कि जो ओजोन है ये 3 ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बनी है। अब इसको क्या करते हैं अपने, अगर थोड़ा सा अपघटित कराते हैं, गर्म करवाते हैं, तो ये क्या हो जाती है? ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है और ऑक्सीजन का परमाणु क्या कर देती है? निष्कासित कर देती है। यानी ये क्या करती है? परमाणु ऑक्सीजन का निष्कासन करती है आसानी से। परमाणु ऑक्सीजन का निष्कासन करने की प्रवृत्ति इसकी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। और ज्यादा होने के कारण जो इसमें ऑक्सीकारक गुण है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। ऑक्सीकारक गुण क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा होने का कारण पूछे तो आपको सिर्फ इतना सा बताना है कि आसानी से क्या कर देती है? अपने में से परमाणु ऑक्सीजन का निष्कासन कर देती है। अब ये ऑक्सीकारक गुण कैसे इसके सामने आते हैं? तो इसके ऑक्सीकारक गुणों में क्या होगा कि ये जो सल्फाइड होते हैं उसे ये किस में कन्वर्ट कर देती है? सल्फेट में कन्वर्ट कर देती है। जैसे अपने कह सकते हैं लेड सल्फाइड हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, कैडमियम सल्फाइड हो गया। इनके साथ अगर ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाते हैं, ओजोन की अभिक्रिया करवाते हैं, तो ऑक्सीकारक प्रकृति का होगा, तो ये क्या करेगा? इनको सल्फेट में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। जैसे लेड सल्फेट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? कैडमियम सल्फेट हो जाएगा। प्लस में क्या कर देगा? ऑक्सीजन के अणु निष्कासित कर देगा। मतलब यहां पर ये क्या थे? सल्फाइड थे। अब ये क्या हो गए? सल्फेट हो गए। ऑक्सीकारक प्रकृति क्या करती है? ऑक्सीकारक प्रकृति में अपने कह सकते हैं कि ओजोन होती है वो जो सल्फाइड होते हैं उनको सल्फेटों में क्या कर देती है? ऑक्सीकृत कर देती है। इसलिए अपने कहते हैं कि जो ओजोन होती है वो ऑक्सीकारक प्रकृति की होती है।
होने का रीजन कि जो सल्फेट होते हैं अपने धातु शोधन की प्रक्रिया में आपने देखा होगा, हालांकि आपने वो चैप्टर हटा दिया गया है, लेकिन इस चैप्टर में देखा ही होगा कि सल्फेट क्या होता है, सल्फाइड किस में कन्वर्ट होते हैं, सल्फेट में कन्वर्ट होते हैं। तो ये सल्फाइड ये सल्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं इसके अंदर, तो मतलब ये क्या हो रहे हैं, ऑक्सीकृत हो रहे हैं, ऑक्सीकृत हो रहे हैं। तो इसके साथ में जो ऑक्सीकारक यूज हो रहा है वो कौन सा होगा, फिर ओजोन होगा। मतलब ओजोन की क्या नेचर होता है, ऑक्सीकारक का नेचर होता है। और इसके कुछ एग्जांपल देख सकते हैं अपने, तो और इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये हैलोजन अम्ल होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल हो गया, हाइड्रोआयोडिक अम्ल हो गया, यानी ये सारे जो अम्ल होते हैं ओजोन उनको क्या कर देती है, इनके हैलोजन अणुओं में कन्वर्ट कर देती है। जैसे यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल्स बना देगा, प्लस में क्लोरीन का अणु निष्कासित हो जाएगा, प्लस में ऑक्सीजन निष्कासित हो जाएगा। इधर क्या होगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स प्लस में ब्रोमीन का मॉलिक्यूल्स प्लस में ऑक्सीजन निष्कासित। इधर भी क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल्स प्लस में आयोडीन अणु प्लस में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। मतलब जो हैलोजन अम्ल थे उन हैलोजन अम्लों को ऑक्सीजन क्या कर देता है, उनके हैलोजन अणुओं में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। उनके हैलोजन अणुओं में क्या कर देता है, ये ऑक्सीकृत कर देता है। ये नेचर इसकी ऑक्सीकारक प्रकृति को दर्शाते हैं। सल्फाइडों को सल्फेट में कन्वर्ट करना, हैलोजन अम्लों को हैलोजन अणुओं में ऑक्सीकृत करना, ये सारे इसके ऑक्सीकारक प्रकृति को क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और ऑक्सीकारक प्रकृति इसकी सबसे ज्यादा होने का रीजन क्या है कि ये आसानी से ऑक्सीजन यानी परमाणविक ऑक्सीजन का क्या करता है, निर्माण करता है। ये परमाणविक ऑक्सीजन क्या कर देता है, जो सल्फाइड होते हैं उनको सल्फेटों में, हैलोजन अम्ल होते हैं उनको किसमें, हैलोजन अणुओं में क्या करता है, ऑक्सीकारक करता है। ठीक है, तो ये हैलोजन के कुछ गुणधर्म चल रहे हैं। उसके बाद में अपने कह सकते हैं कि इसका ब्लीचिंग के रूप में भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है कि कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ है, और पदार्थ कौन सा है, वो रंगीन है। पदार्थ कौन सा है, वो रंगीन है। अगर उसकी क्या करवाते हैं, अपने ओजोन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं, तो पदार्थ क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, और प्लस में क्या निष्कासित हो जाएगी, ऑक्सीजन अणु निष्कासित हो जाएगा। मतलब ये जो गुणधर्म होता है रंगीन पदार्थ को किसमें कन्वर्ट करना, रंगहीन में, इसे अपने क्या कहते हैं, ब्लीचिंग कहते हैं। इसे अपने क्या कहते हैं, ब्लीचिंग कहते हैं। ये किसका गुण होता है, ब्लीचिंग का गुण होता है। मतलब ओजोन क्या कर देती है कि जो रंगीन पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को एक निश्चित कलर में, मतलब सफेद होता है, मतलब सफेद मतलब रंगहीन टाइप का होता है। जैसे पानी का रंग होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन अपने समुद्र का देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, लेकिन वो आसमान के कारण दिखाई देता है। उसी प्रकार से जो रंगीन पदार्थ होते हैं उन रंगीन पदार्थों को ये क्या कर देती है, रंगहीन कर देती है। कलरफुल को किस में कन्वर्ट कर देती है, कलरलेस में कन्वर्ट कर देती है। ये गुण क्या होता है, ब्लीचिंग का गुण कहलाता है। तो ब्लीचिंग के गुण में भी क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। ये सारे ऑक्सीकारक प्रकृति दिखा रहे हैं इसकी। जैसे पहला अपनों जिंक सल्फाइड देखा था, यानी सल्फाइडों को सल्फेट में कन्वर्ट करना। दूसरा अपनों ने देखा था, कौन सा अम्ल देखा था, हैलोजन अम्ल देखे थे। हैलोजन अम्लों को किस में कन्वर्ट कर रही थी, वो हैलोजन अणुओं में। तीसरा ये रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थों में क्या कर देती है, ऑक्सीकृत कर देती है। ये सारे इसके क्या गुण होते हैं, ऑक्सीकारक गुण दर्शाते हैं। ये सारे इसके किसके गुण होते हैं, ऑक्सीकारक गुण होते हैं। इसका लास्ट एक यौगिक हो रहता है, उसके बाद में इसके गुण कंप्लीट हो जाते हैं। लास्ट इसका एक यौगिक देख लेते हैं जो होता है ओजोनाइड। ओजोनाइड, और अपने को पता है कि ओजोनाइड का निर्माण किससे होता है। अपने कह सकते हैं कि एथेन की अभिक्रिया करवाओ, एथेन की अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ में, ओजोन के साथ में। तो किसका निर्माण होता है, ओजोनाइड का निर्माण होता है। और ये अपनों ने बनाया भी था। कौन सी अभिक्रिया में बनाया था, तो आपको पता ही होगा कि अपनों ने देखा था एथेन से अभिक्रिया करवाते हैं ओजोन की, फिर ओजोनाइड का क्या करवाते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो अपने को एल्डिहाइड प्राप्त होता है और
कीटोन प्राप्त होता है। उन अभिक्रियाओं में ये क्या था देखा था। इसे अपने क्या बोल देंगे, एथीन का ओजोनाइड बोल देंगे, एथीन का ओजोनाइड बोल देंगे। बस ये इसके क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। अपने को सिर्फ 2-3-4 चीजें इनमें ध्यान रखनी है। लिटमस पत्थर कुछ रिएक्शन नहीं करेगा, अपघटन होकर ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीकारक प्रकृति दिखाएगा। रीजन, परमाणु ऑक्सीजन आसानी से निष्कासित करता है। सल्फाइडों को सल्फेट में, हैलोजन अम्लों को हैलोजन अणुओं में, और रंगीन पदार्थों को रंगहीन पदार्थों में क्या करता है, ऑक्सीकृत करता है। और लास्ट अपने को ध्यान रखना, ये ओजोनाइड का निर्माण करता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ओजोन का मात्रात्मक आकलन कैसे किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, O3 का मात्रात्मक आकलन कैसे किया जाएगा, आकलन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे याद रखना है क्योंकि ये प्रैक्टिकल में क्या होता है, यूज होता है। O3 का अपने क्या करते हैं, मात्रात्मक आकलन करते हैं। तो मात्रात्मक आकलन करने में अपने को क्या यूज करना है कि बोरेट बफर लेंगे अपने। बोरेट बफर कौन सा पीएच होगा, तो बोरेट बफर का जो पीएच होगा वो लमसम कितना होगा, 9.2 होगा। बोरेट बफर किससे मिलकर बना होगा, तो अपने कह सकते हैं वाटर हो जाएगा और बोरिक अम्ल हो जाएगा, और सोडियम ऐसे ऐसे जो विलयन बनेगा उसे अपने क्या बोल देंगे, बोरेट बफर विलयन बोल देते हैं। बोरेट बफर विलयन के अंदर सोडियम हाइपोसल्फेट भी आ जाता है। ये सारे क्या होते हैं, बफर विलयन के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो अपने को एक वर्ड याद रखना है, बोरेट बफर। बोरेट बफर में क्या करते हैं, अपने उभय प्रतिरोधी Ki का क्या करवाते हैं ओजोन के साथ में, यानी Ki विलयन में अपने क्या करते हैं, ओजोन को प्रभावित करते हैं। जैसे Ki विलयन में ओजोन को प्रभावित करेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में आयोडीन का निष्कासन कर देगा, और प्लस में क्या करेगा, ऑक्सीजन का अणु निष्कासित कर देगा। तो कंप्लीट है, ऑक्सीजन का अणु निष्कासित हो जाएगा। O3 का मात्रात्मक आकलन करना है। बोरेट बफर, जो बोरेट बफर में क्या है, पोटेशियम आयोडाइड का विलयन बना हुआ है। उस पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में अपने क्या करेंगे, ओजोन को प्रभावित करेंगे। ओजोन को प्रभावित करेंगे तो ये पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को किस में कन्वर्ट कर देगा, आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। इस आयोडीन को फिर क्या करेंगे, अपने सोडियम हाइपोसल्फेट के साथ में, सोडियम हाइपोसल्फेट के साथ में इसका आकलन कर लेंगे, और इससे क्या हो जाएगा, सिंपल सा जो O3 है उसका आकलन हो जाएगा कि कितनी आयोडीन बनी है, कितना सोडियम हाइपोसल्फेट के साथ में ये रिएक्शन कर रहा है, उसकी मात्रा ये बताएगा कि ओजोन की कितनी मात्रा आपने यूज की है, यानी कितनी मात्रा ओजोन जो ऑक्सीकृत ओजोन अपनों ने ली है, यानी ओजोनीकृत ऑक्सीजन ली है, उसकी कितनी मात्रा प्रेजेंट है। यानी जो मात्रा का आकलन कर रहा है कि कितनी मात्रा, किसी मान लीजिए आपको कोई द्रव सा दे दिया, इस द्रव के अंदर आपको बोल दिया कि O3 की 20 ग्राम है, 20 ग्राम ओजोन है, लेकिन अपने देखते हैं कि इसमें कुछ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी। अभी इस आधार पर कैसे निष्कासित करेंगे कि कितनी ओजोन है, कितनी ऑक्सीजन है, तो इसका क्या कराया जाता है, बोरेट बफर विलयन में जो Ki होता है, पोटेशियम आयोडाइड का विलयन होता है, उसके अंदर अपने क्या करते हैं, ओजोन को डालते हैं। वो पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करता है। अब आयोडीन की कितनी मात्रा मिली है उसको अपने क्या कर देते हैं, सोडियम हाइपोसल्फेट के मानक विलयन के साथ में माप लेते हैं, और उस आधार पर अपने को पता चल जाता है कि कितनी ओजोन की मात्रा है। बस 2 वर्ड ध्यान रखना है, बोरेट बफर विलयन में Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड का विलयन होगा, उसके अंदर अपने क्या करेंगे, ओजोन डालेंगे, वो पोटेशियम आयोडाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, आयोडीन में कन्वर्ट करेगा। इस आयोडीन का अपना आकलन कर लेंगे, किसके सापेक्ष, सोडियम हाइपोसल्फेट के सापेक्ष। इस आधार पर अपने डिसाइड कर लेंगे कि ओजोन की कितनी मात्रा थी। ठीक है, तो ये ओजोन का मात्रात्मक आकलन किया जाता है। उसके बाद में आता है ओजोन का यूज कहां पर किया जाता है, तो ओजोन का यूज अपने कह सकते हैं
एक तो प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में, प्रयोगशाला के अंदर ऑक्सीकारक के रूप में, दूसरा अपने कह सकते हैं ब्लीचिंग के रूप में, ब्लीचिंग के रूप में, तीसरा अपने बोल सकते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, चौथा अपने कह सकते हैं इसका यूज ओजोन परत के निर्माण में, ओजोन परत यानी जो हानिकारक पैरामैग्नेटिक किरणें होती हैं उनको रोकने के लिए, पांचवा अपना कह सकते हैं कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, हवाई अड्डा हो गया, मेले हो गए, यानी विदेशों के अंदर कहते हैं यहाँ पर तो अपने नॉर्मली ओजोन का यूज नहीं करते, वहां पर जो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है उस भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, उस ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करने में भी क्या किया जाता है, इस ओजोन का यूज किया जाता है। ये कुछ इसके उपयोग है। उपयोग तो अपने ये चार चीजें तो देख ही ली थी, पांचवा अपने को याद रखना है। अब लास्ट टॉपिक रहता है इसके साथ ही ओजोन की संरचना रहती है अपनी, ओजोन की संरचना रहती है। तो ओजोन की संरचना में क्या होगा, ओजोन की संरचना अपने कैसे बनाएंगे, O3 है, बनेगा कैसे, नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज, 1 2 3 4 5 6 इधर, फिर सेकंड अपने दिखा देंगे इसके साथ ही, ऑक्सीजन है इसके साथ क्या दे देगा, नेगेटिव चार्ज ले आएगा, पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्डिंग हो। इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलता है कि जो पाइबंद होता है, ऊपर दिखा देता हूं आपको कि पाइबंद होता है ऑक्सीजन का, वो दोनों के साथ में क्या रहता है, हाफ बोल देता है इसके साथ में, प्लस में माइनस का, ये क्या होता है इनका ओवरऑल रिजल्ट निकल के आता है। मतलब अपने को देखते हैं कि ऑक्सीजन है ओजोन के अंदर, तो इस ऑक्सीजन को अपने फर्स्ट मान लेते हैं, इसको अपने सेकंड मान लेते हैं, इसको अपने थर्ड मान लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पाइबंद होगा ओनली फर्स्ट और सेकंड ऑक्सीजन के बीच ही पाया जाएगा, फर्स्ट और थर्ड ऑक्सीजन के बीच भी क्या होगा, पाइबंद बनाएगा। मतलब कहने का मतलब कि अनुनादी संरचना रखेगा। अनुनादी संरचना मतलब माइनस का चार्ज दोनों पर होगा, यानी पाइबंद दोनों पर ही क्या होगा, स्थानांतरित होगा। अनुनादी संरचना दिखाएगा, ये इसका क्या होगा, अनुनादी संकर होगा, अनुनादी संकर बोल देते हैं, अनुनादी संकर। और इसका जो संकरण अवस्था होगी, मतलब संकरण का प्रकार क्या होगा, तो ये sp2 संकरित होगा, sp2 संकरित होगा और साथ में ये क्या रखेगा, कौन से कोणीय अवस्था रखेगा, कोणीय आकृति रखेगा, सॉरी बस इतना ही अपने को देखना। अनुनादी संरचना दिखाएगा, संकरण sp2 रखेगा और आकृति कौन सी होगी, इसकी कोणीय आकृति होगी। अनुनादी संकर क्यों दिखाएगा, तो अनुनादी संकर दिखाने का इसका सिंपल सा रीजन अपने कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, पाई इलेक्ट्रॉन दोनों पर क्या रहेंगे, स्थानांतरित रहेंगे। पहले इस पर भी स्थानांतरित होगा, फिर इस पर भी स्थानांतरित होगा। मतलब ये अनुनादी संरचना दिखाएगा और अनुनादी संरचना क्या होगी, इनकी इस टाइप से अनुनादी संकर निकल कर आएगा। और संकरण अवस्था यानी संकरण का प्रकार sp2 और आकृति sp, आकृति कोणीय आकृति होगी। यहाँ तक अपना 16वां वर्ग कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।